बिहार बोर्ड सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड अर्थात एनसीईआरटी बुक 10th क्लास विज्ञान के 11वें अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ के साथ और एक एक प्रश्नों के विश्लेषण के साथ करने वाले हैं। अगर आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे अधिक आपको बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो या तो प्रीवियस बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं या आगामी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं और माध्यम एनसीईआरटी बुक से ही ये सिलेक्ट किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यह वीडियो साबित होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आगे आने वाले समय में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का इस वीडियो पर इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास मिलने वाला है तथा सारे विषय के सभी चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू आदि सभी सामग्री आपको मुहैया कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आइए चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो पहला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। मतलब किसके द्वारा परिवर्तित होती है, यहाँ यह प्रश्न है। 4 विकल्प दिया गया है। पुतली द्वारा, देखिए पुतली का काम है प्रकाश को कम या अधिक करना, वो परितारिका के माध्यम से होता है। यहाँ रेटिना द्वारा, इस पर तो प्रतिबिंब बनता है। ये है सिलियरी पेशियों द्वारा, मतलब पक्षमाभी पेशियों द्वारा जो अभिनेत्र लेंस है उसको दबाव देकर कम या खींचकर फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता एक ही है। अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो इसका हो जाएगा बाइफोकल लेंस। मतलब इसमें अभिसारी और अपसारी अर्थात उत्तल और अवतल दोनों का गुण मौजूद होता है। तो आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। अगला प्रश्न है तीसरा, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहा जाता है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। यहाँ विकल्प दिया हुआ है कि आंख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है। वृत्त तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्तित द्वारक की भांति। यहाँ बात है आंख की पुतली। तो ये आंख की जो पुतली है, जैसे ही हम कम लाइट में या अधिक लाइट में प्रवेश करते हैं तो ये उस लाइट को नियंत्रित करती है और फैलती तथा सिकुड़ती है। तो ये हो जाएगा परिवर्तित द्वारक की भांति, जो कैमरे का द्वारक है, शटर है, उसी की भांति यह काम करती है। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा परिवर्तित द्वारक की भांति। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को, तो पुतली के साइज को जो परिवर्तित करता है, कंट्रोल करता है, वह परितारिका कहा जाता है। परितारिका, ये जो परितारिका है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, कम या ज्यादा प्रकाश को आने जाने देती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत ही आसान है लेकिन कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। तो विकल्प है अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश का अपवर्तन मतलब जो तारे का टिमटिमाना क्या है, ये जो आकाश है इसमें गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती है और जो गर्म हवा है वह विरल माध्यम हो जाता है और ठंडी हवा सघन माध्यम हो जाती है। तो यहाँ अपवर्तन हो जाता है उसका। तो ये हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर।
अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति की आयु सीमा होगी, आयु सीमा क्या होगी? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अब यहां बात आ रही है कि अभिनेत्र लेंस जो है फोकस दूरी बढ़ जाए, मतलब लेंस पतला हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लेंस पतला हो जाएगा, ये लेंस जैसे ही पतला हो जाएगा, ये जो नेत्र गोलक है यहां प्रतिबिंब बाहर बनने लगेगा, यहां बनने लगेगा बाहर। तो ये दीर्घ दृष्टि दोष में ये आता है। तो यहाँ प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है? ये जो सिग्नल की व्याख्या, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना है कि सिग्नल बनता कहां है, ये क्वेश्चन नहीं है। सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। वही रहता, यह विद्युत सिग्नल में जो प्रकाश है उसकी कहां पर बदला जाता है, उसको तब होता रेटिना पर, रेटिना पर उसको बदला जाता है। सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है दृश्य प्रकाश में। तो जानते हैं हम लोग कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 वर्णों में, 7 वर्ण के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाती है। तो बैजानी ह पिनाला इसका संकेत है। तो कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम, अधिकतम मतलब कम विक्षेपित होता है? तो क्या हो जाएगा? लाल। और बैगनी वही होता, तो बैजानी, बैगनी सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है, अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कम विक्षेपित होता है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मतलब किस प्रकार का होता है? आभासी, काल्पनिक, क्या होता है? तो यहां दिया हुआ है विकल्प, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो यहां होगा सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। यहां एक बात स्पष्ट है कि जो अभिनेत्र लेंस है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, और यह छोटा होता है। तो ये इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु, दूरबिंदु की यहाँ बात हो रही है। निकट बिंदु और दूर बिंदु से हमेशा ही प्रश्न आता है परीक्षा में, और ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिया हुआ है कि दूर बिंदु की बात हो रही है, यहाँ पर दूर बिंदु की 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर और अनंत। तो दूर बिंदु की जैसे ही बात होती है विकल्प डी हो जाएगा इसका सही, अनंत पर होता है। समझ में आ रहा है? वही निकट बिंदु की बात होती, आगे प्रश्न है तो उस पर चर्चा करेंगे। 25 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो इसका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत पर होता है दूर बिंदु। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में जो क्रिस्टलीय लेंस है धुंधला अर्थात दूधिया, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी इसको दूधिया भी लिखता है, तो अपारदर्शी हो जाता है। निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, दीर्घ दृष्टि दोष नहीं होगा, जरा दूरदर्शिता नहीं होगा, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वह दूधिया हो जाता है। ध्यान देना है इस बात को। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। आप भी सोचिए इस प्रश्न का आंसर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। कितने सतह होते हैं? तो 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्रिज्म है इसमें इस तरह के आयताकार और इस तरह के त्रिभुजाकार फलक होते हैं। यह आयताकार फलक 3 होता है और त्रिभुजाकार फलक 2 होता है प्रिज्म में, इसकी बात है।
तो प्रिज्म में 3 आयताकार एक समान फलक और 2 त्रिभुजाकार एक समान फलक होते हैं। यही कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए प्रिज्म का कोण 60 डिग्री का कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3D एक वस्तु है। इसको प्रिज्म की जब क्लास होगी तो बढ़िया से समझेंगे। बस अभी इतना ही ध्यान रखें कि 3 + 2 टोटल 5 फलक हो जाते हैं।